संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे मुगल काल का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगला है 1। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका उत्तर है ए बुलंद दरवाजा। मुख्य बिंदु 1। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 2। इसका निर्माण अकबर ने 1575 में किया था। 3। इसे अकबर ने गुजरात की विजय की याद में बनवाया था। 4। ये दरवाजा भारतीय मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 5। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसमें सफेद संगमरमर का भी उपयोग किया गया है। अगला है 2। पानीपत की दूसरी लड़ाई द 5th of April 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है बी अकबर और हेमू। मुख्य बिंदु 1। ये लड़ाई द 5th of November 1556 को हुई थी। 2। हेमू, जो सूर वंश का अंतिम प्रमुख था, अकबर के खिलाफ लड़ा। 3। अकबर की सेनाओं का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। 4। हेमू की पराजय और मृत्यु के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 5। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अकबर ने उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थिर कर लिया। अगला है 3। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है सी अकबर। मुख्य बिंदु 1। दीन ए इलाही 1582 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। 2। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म बनाना था। 3। इसमें हिंदू, इस्लाम, जैन और ईसाई धर्म के तत्व शामिल थे। 4। अकबर के करीबी दरबारियों ने इसे अपनाया था। 5। ये धर्म अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता की सोच का प्रतीक था। अगला है 4। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका उत्तर है डी अकबर। मुख्य बिंदु 1। तानसेन और बैजू बावरा दोनों अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। 2। तानसेन को अकबर ने मियां की उपाधि दी थी। 3। तानसेन ध्रुपद संगीत शैली के महान गायक थे। 4। बैजू बावरा, जिन्हें बैजू के नाम से भी जाना जाता है, अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। 5। दोनों संगीतज्ञों ने अकबर के दरबार में भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। अगला है 5। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका उत्तर है ए अकबर। मुख्य बिंदु 1। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 16 शताब्दी में की। 2। ये रचना भगवान राम के जीवन और कार्यों पर आधारित है। 3। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध काव्य रचना पूरी की। 4। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 5। तुलसीदास की इस काव्य रचना ने हिंदू समाज में राम के प्रति भक्ति को पुनर्जीवित किया। अगला है 6। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका उत्तर है बी तुर्की में। मुख्य बिंदु 1। तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। 2। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर की मातृभाषा थी। 3। बाबर ने इसमें अपने जीवन के अनुभवों, युद्धों और शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया है। 4। इस रचना में बाबर की साहित्यिक और सांस्कृतिक रुचियों का भी वर्णन है। 5। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अगला है 7। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है सी फरगना। मुख्य बिंदु 1। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था।
2. फरगना, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। 3. बाबर तैमूर वंश का सदस्य था। 4. फरगना का शासक बनने के बाद बाबर ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। 5. अंततः 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत के बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला है 8. अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है डी. कालानौर। मुख्य बिंदु 1. अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालानौर में हुआ था। 2. कालानौर वर्तमान में पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में स्थित है। 3. अकबर का राज्याभिषेक उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद किया गया था। 4. उस समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। 5. राज्याभिषेक के बाद अकबर ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक महान शक्ति बनाया। अगला है 9. किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इसका उत्तर है ए. सिसोदिया वंश। मुख्य बिंदु 1. सिसोदिया वंश मेवाड़ का राजपूत वंश था। 2. इस वंश के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप थे। 3. महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। 4. उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में मुगलों का वीरता से मुकाबला किया। 5. सिसोदिया वंश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। अगला है 10. किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका उत्तर है बी. औरंगजेब। मुख्य बिंदु 1. औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। 2. आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। 3. औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। 4. वह धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था और उसने कई गैर इस्लामिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। 5. औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार पर था। अगला है 11. किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? इसका उत्तर है सी. औरंगजेब। मुख्य बिंदु 1. जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। 2. इसे पहले कई मुस्लिम शासकों द्वारा लागू किया गया था लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। 3. औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लागू किया। 4. जजिया का उद्देश्य गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। 5. इस कर की पुनः स्थापना ने औरंगजेब के शासन को गैर मुस्लिमों के बीच अलोकप्रिय बना दिया। अगला है 12. सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका उत्तर है डी. मोहम्मद हुसैन। मुख्य बिंदु 1. मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरीकलम की उपाधि दी थी जिसका अर्थ है स्वर्ण कलम। 2. वह अपने समय के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। 3. मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 4. उन्होंने अकबर की प्रशंसा में कई कविताएं और ग्रंथ लिखे। 5. उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता और प्रतिभा ने उन्हें इस प्रतिष्ठित उपाधि के योग्य बनाया। अगला है 13. शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? इसका उत्तर है ए. पुरंदर। मुख्य बिंदु 1. पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और मुगल सेना के प्रमुख जय सिंह के बीच हुई थी। 2. इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 किलों को मुगलों को सौंप दिया। 3. बदले में शिवाजी को 12 किलों का अधिकार मिला। 4. इस संधि के बाद शिवाजी ने मुगलों के साथ अस्थायी रूप से शांति स्थापित की। 5. संधि के बावजूद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। अगला है 14. निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा?
इसका उत्तर है बी शाह आलम द्वितीय। मुख्य बिंदु 1। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 तक शासन किया। 2। वह अंग्रेजों द्वारा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया था। 3। बाद में उसे मराठों ने मुक्त कराया और वह मराठों का पेंशनभोगी बन गया। 4। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन का दौर था। 5। उसकी सत्ता केवल नामात्र की थी और वास्तविक शक्ति क्षेत्रीय शासकों के पास थी। अगला है 15। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है सी सरकार। मुख्य बिंदु 1। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जिला को सरकार कहा जाता था। 2। एक सरकार में कई परगना तहसील होते थे। 3। सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। 4। फौजदार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। 5। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राजस्व संग्रहण और प्रशासनिक कार्य कुशलतापूर्वक संचालित होते थे। अगला है 16। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका उत्तर है डी गुरु तेग बहादुर। मुख्य बिंदु 1। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 2। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 3। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आदेश दिया था। 4। गुरु तेग बहादुर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 5। औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद कर दिया। अगला है 17। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? इसका उत्तर है ए जहांगीर। मुख्य बिंदु 1। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। 2। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरम पर पहुंच गई। 3। जहांगीर को चित्रकला और ललित कलाओं का गहरा शौक था। 4। उसके दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार थे, जैसे अबुल हसन और मंसूर। 5। जहांगीर की चित्रकारी में प्रकृति, जीव जंतु और व्यक्तिगत चित्रण का विशेष महत्व था। अगला है 18। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका उत्तर है बी अबुल फजल। मुख्य बिंदु 1। अबुल फजल अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार और सलाहकार थे। 2। उन्होंने आइन ए अकबरी और अकबरनामा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। 3। अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। 4। अबुल फजल का लेखन शैली बहुत ही सूक्ष्म और तथ्यपूर्ण थी। 5। उनके कार्यों से अकबर के शासनकाल की समझ और ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला है 19। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? इसका उत्तर है सी प्रशासनिक सुधार। मुख्य बिंदु 1। शेरशाह सूरी ने भूमिकर व्यवस्था में सुधार करते हुए रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। 2। उन्होंने सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और यातायात में सुविधा हुई। 3। शेरशाह ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी के सिक्के, रुपया का प्रचलन शुरू किया। 4। प्रशासनिक सुधारों के तहत उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार किए। 5। शेरशाह के शासनकाल में कर संग्रहण और प्रशासन में पारदर्शिता और कुशलता आई। अगला है 20। हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका उत्तर है डी गुलबदन बेगम। मुख्य बिंदु 1। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थीं। 2। उन्होंने हुमायूंनामा में हुमायूं के जीवन और शासनकाल का वर्णन किया है। 3। ये पुस्तक मुगल दरबार के आंतरिक जीवन और घटनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 4। हुमायूंनामा को अकबर के आदेश पर लिखा गया था। 5।
इस आत्मकथा में हुमायूं के संघर्षों और विजय के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन की झलकियां भी मिलती हैं। अगला है 21। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसका उत्तर है ए. कन्नौज। मुख्य बिंदु 1। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। 2। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया। 3। दिल्ली में उसके आक्रमण के दौरान उसने बड़े पैमाने पर हत्या और लूटपाट की। 4। कन्नौज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है लेकिन नादिर शाह ने यहाँ चढ़ाई नहीं की थी। 5। नादिर शाह का आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। अगला है 22। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है बी. बाबर। मुख्य बिंदु 1। बाबर ने चारबाग शैली के बाग बगीचों की शुरुआत की। 2। इस शैली में बगीचे को 4 भागों में विभाजित किया जाता था, जिनमें बीच में बहता पानी होता था। 3। बाबर ने आगरा में अपने शासनकाल में कई सुंदर बाग बगीचे बनवाए। 4। रामबाग आगरा का एक प्रसिद्ध बाग है जिसे बाबर ने बनवाया था। 5। बाबर की इस पहल ने मुगल वास्तुकला और बागवानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है 23। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इसका उत्तर है सी. तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। मुख्य बिंदु 1। तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबर की आत्मकथा है। 2। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबर की मातृभाषा। 3। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन, युद्धों, विजय और शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। 4। इस आत्मकथा का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। 5। बाबरनामा को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें उस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला है 24। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है डी. हुमायूंनामा हुमायूं। मुख्य बिंदु 1। हुमायूंनामा हुमायूं की आत्मकथा नहीं है, बल्कि उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। 2। ये पुस्तक हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विवरण प्रदान करती है। 3। हुमायूं के व्यक्तिगत और प्रशासनिक जीवन का वर्णन इसमें मिलता है। 4। हुमायूं की आत्मकथा स्वयं उन्होंने नहीं लिखी। 5। इस प्रकार हुमायूंनामा और हुमायूं का मेल गलत है। अगला है 25। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका उत्तर है ए. महेश दास। मुख्य बिंदु 1। महेश दास एक ब्राह्मण थे जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। 2। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए बीरबल की उपाधि दी गई। 3। बीरबल अकबर के बहुत ही करीबी और विश्वासपात्र थे। 4। उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों में अकबर की सहायता की। 5। बीरबल की कहानियां और चुटकुले आज भी लोकप्रिय हैं और भारतीय लोककथाओं का हिस्सा हैं। अगला है 26। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका उत्तर है बी. दिल्ली में। मुख्य बिंदु 1। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसे उनकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। 2। मकबरे का निर्माण 1565-1572 के बीच किया गया। 3। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 4। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 5। इस मकबरे ने बाद में ताजमहल जैसे अन्य मुगल मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरणा का काम किया। अगला है 27। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका उत्तर है सी. हुमायूं। मुख्य बिंदु 1। हुमायूं ने पहली बार 1530-1540 तक और दूसरी बार 1555-1556 तक शासन किया। 2। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उसे निर्वासन में भेज दिया। 3।
हुमायूं ने 15 वर्षों के निर्वासन के बाद पुनः अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया। 4. हुमायूं का पुनः शासनकाल बहुत ही छोटा था, लगभग 1 वर्ष। 5. 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। अगला है 28. भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी. औरंगाबाद में। मुख्य बिंदु 1. बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। 2. इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण ताजमहल की तर्ज पर किया गया था। 3. यह मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनवाया था। 4. बीबी का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 5. इस मकबरे का निर्माण 1678 में पूरा हुआ था। अगला है 29. निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका उत्तर है ए. जहांगीर। मुख्य बिंदु 1. जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी। 2. यह आत्मकथा जहांगीर के शासनकाल, नीतियों और व्यक्तिगत जीवन का विवरण प्रदान करती है। 3. जहांगीर की आत्मकथा उनकी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। 4. तुजुक ए जहांगीरी में मुगल दरबार की जीवनशैली और घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। 5. यह आत्मकथा मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है 30. कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका उत्तर है बी. राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा। मुख्य बिंदु 1. राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। 2. यह मकबरा ताजमहल की शैली में बनाया गया है। 3. इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनवाया था। 4. बीबी का मकबरा का निर्माण 1678 में पूरा हुआ। 5. इसे द्वितीय ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन ताजमहल से प्रेरित है। अगला है 31. 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? इसका उत्तर है सी. लोधी वंश। मुख्य बिंदु 1. बाबर ने 1526 में पानी। अगला है 33. 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका उत्तर है डी. इब्राहिम लोदी। मुख्य बिंदु 1. पानीपत की पहली लड़ाई द 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। 2. ये लड़ाई बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 3. बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया, जिससे उसकी सेना ने विजय प्राप्त की। 4. इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। 5. इस विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला है 34. शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ए. सासाराम। मुख्य बिंदु 1. शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। 2. यह मकबरा शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1545 ईस्वी में बनवाया गया था। 3. मकबरा का निर्माण भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 4. यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। 5. शेरशाह सूरी का मकबरा अपने शानदार डिजाइन और विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 35. शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका उत्तर है बी. आगरा। मुख्य बिंदु 1. मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। 2. यह मस्जिद 1648-1654 के बीच बनवाई गई थी। 3. मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी है और इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है। 4.
इसे शाहजहां ने अपने निजी उपासना स्थल के रूप में बनवाया था। 5. इस मस्जिद की वास्तुकला में मुगल शैली की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। अगला है 36. मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। इसका उत्तर है सी. मुबायीन। मुख्य बिंदु 1. मुबायीन बाबर द्वारा लिखी गई एक मसनवी है जिसमें मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। 2. यह ग्रंथ बाबर के धार्मिक और न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 3. मुबायीन में इस्लामी कानून और आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी है। 4. बाबर ने इस ग्रंथ में न्याय और शासन के सिद्धांतों को भी शामिल किया है। 5. यह ग्रंथ बाबर की साहित्यिक और धार्मिक रुचियों का प्रतीक है। अगला है 37. दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है डी. शाहजहां। मुख्य बिंदु 1. दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 1638-1648 के बीच बनवाया था। 2. इस किले का निर्माण शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में करवाया। 3. लाल किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। 4. इस किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल और मोती मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। 5. लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है 38. किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका उत्तर है सी. अकबर। मुख्य बिंदु 1. अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू सेनापतियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। 2. अकबर की सेना में राजा मानसिंह, बीरबल, टोडरमल जैसे प्रमुख हिंदू सेनापति थे। 3. अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और समावेशी नीति के कारण हिंदू राजपूत राजा उनके महत्वपूर्ण सहयोगी बने। 4. अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्वों को शामिल किया गया। 5. उनकी नीति ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया है। 39. अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका उत्तर है बी. पंचतंत्र। मुख्य बिंदु 1. अनवार-ए-सुहेली फारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद है। 2. यह अनुवाद 15 शताब्दी में वजीर हुसैन वाइस कश्मीरी द्वारा किया गया था। 3. पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें नैतिक और शैक्षिकी कहानियां हैं। 4. अनवार-ए-सुहेली ने फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5. ये ग्रंथ मुगल दरबार में बहुत लोकप्रिय था और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला है 40. निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका उत्तर है सी. गुलबदन बेगम। मुख्य बिंदु 1. गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। 2. ये ग्रंथ हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विस्तृत वर्णन करता है। 3. गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और उन्होंने अकबर के आदेश पर यह ग्रंथ लिखा। 4. हुमायूंनामा में मुगल दरबार की गतिविधियों, संघर्षों और विजय का वर्णन मिलता है। 5. ये ग्रंथ मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है 41. मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका उत्तर है डी. अकबर। मुख्य बिंदु 1. मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा मुगल प्रशासन में लागू की गई थी। 2. इस प्रणाली में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को मनसब, रैंक दिया जाता था। 3. मनसबदारों को भूमि और वेतन दिया जाता था जो उनके मनसब के अनुसार होता था। 4. इस प्रणाली ने मुगल प्रशासन को व्यवस्थित और कुशल बनाया। 5. मनसबदारी प्रणाली ने प्रशासनिक और सैन्य मामलों में अनुशासन और संगठन को बढ़ावा दिया। अगला है 42. अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका उत्तर है
ए अकबर। मुख्य बिंदु 1, तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। 2, तानसेन को संगीत की दुनिया में गायक सम्राट कहा जाता है। 3, उन्होंने ध्रुपद शैली के गायन को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया। 4, तानसेन ने कई नए रागों की रचना की जो आज भी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं। 5, उनकी संगीत साधना और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में अमर बना दिया। अगला है 43, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका उत्तर है बी, फारसी। मुख्य बिंदु 1, मुगल शासनकाल के दौरान फारसी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 2, प्रशासनिक दस्तावेज, न्यायालय के आदेश और शाही फरमान फारसी में लिखे जाते थे। 3, फारसी भाषा मुगल दरबार और अभिजात वर्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 4, मुगल साहित्य और कला में भी फारसी का महत्वपूर्ण स्थान था। 5, फारसी भाषा का प्रभाव मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में बना रहा। अगला है 44, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका उत्तर है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। मुख्य बिंदु 1, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 2, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 3, बाबर की विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। 4, इस युद्ध ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 5, पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अगला है 45, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका उत्तर है डी, शाहजहां। मुख्य बिंदु 1, शाहजहां ने 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। 2, दिल्ली में नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। 3, शाहजहानाबाद में लाल किले और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया। 4, नई राजधानी ने मुगलों की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को और मजबूत किया। 5, दिल्ली को मुगल शासनकाल में एक प्रमुख शहरी केंद्र और सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में विकसित किया गया। अगला है 46, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है ए, शाहजहां। मुख्य बिंदु 1, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1650-1656 के बीच करवाया। 2, यह मस्जिद दिल्ली के शाहजहानाबाद क्षेत्र में स्थित है। 3, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 4, मस्जिद की वास्तुकला मुगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। 5, इस मस्जिद में एक समय में हजारों लोग नमाज अदा कर सकते हैं और यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है 47, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है सी, तुलगमा प्रथा। मुख्य बिंदु 1, तुलगमा प्रथा बाबर द्वारा प्रयोग की गई एक युद्धनीति थी। 2, इस प्रथा के तहत बाबर की सेना ने छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर दुश्मन पर हमला किया। 3, इस रणनीति ने बाबर को गति और लचीलापन प्रदान किया जिससे वे दुश्मन को आसानी से घेर सके। 4, तुलगमा प्रथा के कारण बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना को हराया। 5, इस युद्धनीति ने बाबर को पानीपत की पहली लड़ाई में निर्णायक विजय दिलाई जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला है 48, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? इसका उत्तर है सी, शेरशाह। मुख्य बिंदु 1, जानी प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। 2, इस प्रणाली के तहत भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसकी उत्पादकता के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। 3, किसानों को पट्टा नामक दस्तावेज दिया जाता था
जिसमें उनके भूमि का विवरण और भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती थी। 4. कबूलियत नामक एक अन्य दस्तावेज में किसानों द्वारा भुगतान की पुष्टि की जाती थी। 5. इस प्रणाली ने राजस्व संग्रह को पारदर्शी और कुशल बनाया और किसानों को शोषण से बचाया। अगला है 49. किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका उत्तर है डी. औरंगजेब। मुख्य बिंदु 1. औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि वे अपने धार्मिक और नैतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। 2. औरंगजेब ने इस्लामी कानून शरीयत को कठोरता से लागू किया और खुद भी उसका पालन किया। 3. वे सादा जीवन जीते थे और व्यक्तिगत रूप से धार्मिक कृत्यों में लीन रहते थे। 4. औरंगजेब ने शराब, जुआ और संगीत जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 5. उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की कमी और धार्मिक कट्टरता के कारण वे विवादास्पद भी रहे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।